कोई कंफ्यूजन? चलिए नोट किया जाए। अगर आपको दो कार्बन एटम हो, अगर आपको दो कार्बन एटम हो, अगर आपको दो एटम हो तो कैसे दिखाएंगे? नोट कर लिए आप लोग? नोट कर लिए आप लोग? ठीक है, चलिए अगर आपको दो एटम हो तब क्या करेंगे? ये देखिए, अगर दो एटम का आयरन हो, डी ई एफ एंड जी, अगर दो एटम हो ए बी डी ई एफ जी, मतलब कुछ ग्रुप लगा रहेगा, तो इसको ऐसे दिखाते हैं। दो कार्बन एटम तक डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, ए बी डी ई एफ एंड जी, ठीक है, ये इसका मतलब होता है सिंपली जो हॉरिजॉन्टल पर दिया गया है वो कमिंग आउट ऑफ द प्लेन होगा, और जो वर्टिकल में दिया गया है वो गोइंग इनटू द प्लेन होगा। तो प्रोजेक्शन फॉर्मूला में फिशर सबको समझ में आ गया कि जब भी आपको क्रॉस लिखा हुआ रहे तो समझना है कि हॉरिजॉन्टल लेग्स जो है वो आपको बाहर आते हुए होता है और वर्टिकल लेग्स जो होते हैं वो अंदर जाते हुए होते हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? द मॉलिक्यूल may have one or क्या हुआ? क्या हुआ मासिर? क्या लिख दिए? गाली लिखे हो क्या? मासिर क्या लिखे हो? किसको गाली दे रहे हो? क्या लिखे हो? क्लियरली लिखो। तो ये फिशर प्रोजेक्शन आप सीख गए। अब हम लोग सीखते हैं आरएस नोमेनक्लेचर क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट सीखते हैं, आरएस नोमेनक्लेचर। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन CIP प्रायोरिटी रूल। आपको ध्यान है कुछ ही दिन पहले, हाँ मासिर ठीक, कुछ ही दिन पहले मैं आपको CIP रूल सिखाया था, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में इजेड नोमेनक्लेचर में यूज हुआ था। कौन? इन गोल्ड प्री लॉग प्रायोरिटी रूल। मैं चाहता हूं कि 1 मिनट आप पीछे जाकर उसको देख के आइए। 1 मिनट आप पीछे जाकर उसको देख के आइए, मैं तुरंत उसको यूज करने वाला हूं।
सारे पॉइंट्स इसका खट खट देख के आइए जल्दी। CIP रूल, साजिद जैसे जैसे दिन बढ़ता है कोर्स आगे निकलते चला जाता है। आइसोमेरिज्म खत्म होने के साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका 40% खत्म हो जाएगा। लेकिन हम लोग को अभी भी क्लास 11 का भी कुछ टॉपिक इनकम्प्लीट है, ठीक है। और ये सब चीजें क्लास में पूछने का नहीं है, मैं आपको बताऊं कि सबको पढ़ाऊं, खुद सोच कर देखिए। हाँ, आप लोग देख कर आ गए, आप लोग देख कर आ गए, कोई तो बताओ। आप लोग बहुत टाइम लेते हो। चलिए वेरी गुड। आपने देखा होगा वहां कि प्रायोरिटी रूल कैसे लगाया जाता है। हाँ, प्रायोरिटी ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, यस एग्जैक्टली, इसी को यूज किया जाता है यहाँ पर। ये जो आर एस नोमेनक्लेचर में आर है और ये एस है, ये दोनों अगेन नॉन इंग्लिश लैंग्वेज से लिया गया है। आर लिया गया है आपको रेक्टस करके वर्ड होता है उससे, और एस लिया गया सिनिस्टर्स। एक है रेक्टस और एक है सिनिस्टर, ठीक है। हम लोग को इसको यूज करना है क्लॉकवाइज सेंस के लिए, क्लॉकवाइज सेंस एंड एंटी क्लॉकवाइज सेंस। और जिसको ये भी नहीं पता है वो देखो, घड़ी के डायरेक्शन में जो होता है उसको क्लॉकवाइज करते हैं, तो घड़ी के डायरेक्शन का उल्टा होता है उसको एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। ठीक है। मैं जब पढ़ता था तो मेरे क्लास में कई लोग ऐसे थे, उनको फिजिक्स वगैरह में मैग्नेटिज्म वगैरह जब आता है ना, तो वहां हमेशा अंगूठा का इस्तेमाल करना होता है ऐसे डायरेक्शन देखने के लिए। तो हमारे फ्रेंड्स लोग, हम लोग बहुत लोग ऐसे थे जो ये नहीं जानते थे कि क्लॉकवाइज किसको कहते हैं और एंटी क्लॉकवाइज किसको कहते हैं, ठीक है। और काफी हम लोग कंफ्यूज होते थे कि क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज तो इसको कहते हैं उसको कहते हैं, इतना एडवांसमेंट नहीं था उस समय। आज के बच्चा तो जन्म से ही ये सब सीख के आता है। चलिए, तो इसी को यूज किया जाता है। रूल क्या है? रूल कुछ खास नहीं है, देख लीजिए। ग्रुप ले लीजिए, कुछ भी लगा दीजिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, यस, पहले एटॉमिक नंबर देखते हैं। सीआईपी रूल में पहले एटॉमिक नंबर ही देखते हैं, ठीक है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। देखिए इसका रूल क्या है। फर्स्ट रूल, रूल्स मैं लिखते भी जाता हूं, समझाते भी जाता हूं। असाइन दी प्रायोरिटी 1 2 3 4 to the groups।
assign 1 to the most prior group. ये पहला स्टेटमेंट है, ये आपका पहला स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या है बेटा? असाइन द प्रायोरिटी 1 2 3 4 टू द ग्रुप्स। ग्रुप्स को प्रायोरिटी असाइन करना है 1 2 3 4। तो किसको कौन 1 2 3 4 लिखेंगे, लेकिन किसको कौन? असाइन 1 टू द मोस्ट प्रायर ग्रुप, यानी 1 किसको देना है? मोस्ट प्रायर ग्रुप को देना है। तो इसको समझते हैं। यहां प्रायोरिटी का ऑर्डर क्या है? सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपका आई का है इस केस में, आई का है, तब फिर ब्रोमीन का है, तब फिर क्लोरीन का है, एंड तब फिर फ्लोरीन का है। इजंट इट? है ना? जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर उतना ज्यादा प्रायोरिटी, और इसी को 1 2 3 4 आपको असाइन कर देना। 1 2 3 4 असाइन कर दिए। अब यहां लिख लीजिए 1 2 3 4 लिख दिए। अब आपको ग्रुप से कोई मतलब नहीं है, अब आपको ग्रुप से कोई मतलब नहीं, अब आपको केवल 1 2 3 4 से मतलब है। अब आपको 1 2 3 4 से मतलब है। सेकेंड पॉइंट, check that if 4 is present at the vertical positions, top or bottom. अगला स्टेप है कि ग्रुप 4 आपको वर्टिकल पोजीशंस पर मौजूद है कि नहीं। इफ नॉट bring it to vertical position by applying even number of exchanges। अगर नहीं प्रेजेंट है तो उसको अप्लाई है इवन नंबर ऑफ एक्सचेंजेस को अप्लाई करें। ये ब्लू वाला पार्ट जो है ये आप अभी लिख लीजिए, लेकिन मैं अगला एग्जांपल में इसको अप्लाई करूंगा, ठीक है? क्योंकि शुरू में भारी चीज बताएंगे तो आपको कैसे समझ में आएगा, तो शुरू वाला मैं आसान लिया हूं और उसमें केवल ये ब्लैक वाला पॉइंट, ब्लैक वाला जो पार्ट है यही एप्लीकेबल है, ठीक है? तो पहला स्टेप मैं कर दिया। दूसरा स्टेप क्या है? चेक दैट इफ 4 is present at the vertical positions। हाँ, 4 तो वर्टिकल पर है तो मुझे आगे और सोचने की जरूरत नहीं है, 4 ऑलरेडी वर्टिकल पोजीशन पर मौजूद है। एक चीज बताओ, ये सब जो लिखा हुआ है ये मैं मिटाऊं ऊपर वाला पार्ट? अब मुझे जगह चाहिए बेटा, मिटाऊं? ठीक, वेरी गुड। R फॉर रेक्टस, रेक्टस का मतलब क्लॉकवाइज, और S फॉर सिनिस्टर, सिनिस्टर का मतलब हम लोग को एंटी क्लॉकवाइज यूज करते हैं। बाकी सिनिस्टर का मतलब होता है नेगेटिव सेंस। चलिए, तो केवल ब्लू वाले पार्ट के बाद, सॉरी, केवल ब्लैक वाले पार्ट के बाद आगे आ जाते हैं। तो चेक दैट इफ 4 is present at the vertical positions either at
टॉप और एट बॉटम, वो ट्रू है। अब देखो, नाउ look at the groups 1, 2, 3, 4 in the order। अगला काम हमारा क्या है? लुक एट द ग्रुप्स 1, 2, 3, 4 इन द ऑर्डर। मतलब आप 1, 2, 3, 4 को देखिए काउंट कहां है, ठीक है, 4 को छोड़ दीजिए, 1, 2, 3 से आपको काउंट। नाउ लुक एट द ग्रुप्स 1, 2, 3 इन द ऑर्डर। तो 1 यहां है, 2 यहां है, 3 यहां है। तो आप बताओ क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस आया? सेंस आपको क्लॉकवाइज आया कि एंटी क्लॉकवाइज आया? एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो यहां से आया सेंस इज एंटी क्लॉकवाइज, और जब एंटी क्लॉकवाइज आया तो इसको क्या कहते हैं? एस करते हैं। If sense is clockwise, तो कायरल कार्बन क्या होगा? और होगा। बस इतना ही आपको करना है। जिन लोगों को नीचे नहीं दिख रहा है मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं। इफ नॉट ब्रिंग इट टू वर्टिकल पोजीशन बाय अप्लाइंग even odd even number of exchanges, even number of exchanges। और इसका एग्जाम्पल मैं अब लूंगा, पहला आसान वाला सिखाने के बाद। तो बताओ 1, 2, 3 आपको देखने आया कि नहीं आया? सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? जितने ग्रुप्स दिए गए हैं उनको सीआईपी रूल के हिसाब से प्रायोरिटी असाइन करेंगे, प्रायोरिटी में अरेंज करेंगे। इसके बाद हम 1, 2, 3, 4 इनको देंगे। अब चेक करेंगे कि फोर्थ ग्रुप मेरा वर्टिकल पोजीशंस पर है कि नहीं। ये फोर्थ आपको टॉप पर भी हो सकता है या बॉटम पर भी आपको हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, टॉप या बॉटम पर उसको रहना चाहिए। अगर है वेल एंड गुड, नहीं है तो इफ नॉट ब्रिंग इट टू वर्टिकल पोजीशन बाय अप्लाइंग इवन नंबर ऑफ एक्सचेंजेस, जो मैं करना आपको अभी नहीं सिखाया, अब सिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। ये काम हो गया सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट, नाउ लुक एट द ग्रुप्स 1, 2, 3 इन द ऑर्डर। 1 आंख को घुमा कर देखिए, 1, 2, 3 कौन सा सेंस आया? एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि जो कायरल कार्बन है वो एस होगा, जो कायरल कार्बन है वो क्या होगा? एस होगा। अगर यही सेंस मेरा क्लॉकवाइज आता तो कायरल कार्बन क्या होता? और होता। कायरल कार्बन क्या होता? और होता। क्या अभी भी किसी को दिक्कत है? क्या अभी भी किसी को दिक्कत है? अभी भी किसी को दिक्कत है? नो, वेरी गुड। चलिए अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सारे पॉइंट मैं यहीं पर छोड़ देता हूं, मैं जस्ट एक बदलाव कर देता हूं, जस्ट में एक चेंज कर देता हूं, और फिर से आप अपने से बुद्धि लगा कर देखिए क्या हो। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देखिए तो ये कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ये मेरा बी एग्जाम्पल। बताओ सब लोग चेक करो। ये सुनो सुनो सुनो,
ये मुझे करने दीजिए, आपको नहीं, मैंने रूल ही नहीं सिखाया तो आपसे गलत हो जाएगा, ठीक है। मुझे करने दीजिए, आप लोग को भी मैं करने के लिए बहुत सारा दूंगा, ठीक है। मुझे करने दीजिए, खाली आप क्वेश्चन खाली नोट कर लीजिए कि बी मेरा ये क्वेश्चन सीखा कर भी ले। सीखा लगता है आम ज्यादा अभी खा रही है। चलिए चेक किया जाए, कम से कम इस पॉइंट को तो मैं मिटा ही सकता हूं क्योंकि मुझे इन सब का जरूरत नहीं है, और इसका काला वाला पॉइंट भी मैं मिटा देता हूं क्योंकि मुझे वहां जगह है चाहिए, और ब्लू वाला छोड़ देता हूं। चलिए देखो, अब ग्रुप तो आपको पहले से पता है, एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा प्रायोरिटी उसका सबसे ज्यादा, तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा और ये 4 होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर उतना ज्यादा प्रायोरिटी। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अगला स्टेप में यही था कि इनको 1 2 3 4 ये सब असाइन कर दीजिए। अब आपको कहा है कि चेक करिए, पॉइंट नंबर 2 लगाइए, चेक करिए कि लिस्ट प्रायर ग्रुप आपको वर्टिकल पोजीशन पर है, नहीं, लिस्ट प्रायर ग्रुप मेरा हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर है ना। तो फिर वही यहां पर ब्लू से लिखा हुआ था, ब्रिंग इट टू वर्टिकल पोजीशन बाय अप्लाइंग इवन नंबर ऑफ एक्सचेंजेस। सीखिए ये क्या होता है, ब्रिंग इट टू वर्टिकल पोजीशन बाय अप्लाइंग इवन नंबर ऑफ एक्सचेंजेस। ये याद रखिएगा। देखिए कैसे इसको हम अप्लाई करते हैं, इसको एनी हाउ मुझे वर्टिकल पर ले जाना, या तो नीचे ले जाइए या ऊपर ले जाइए, कोई फर्क नहीं, या तो इसको आप ऊपर ले जाइए या नीचे ले जाइए, कोई फर्क नहीं। मान लो मैं ऊपर लेकर जाना चाहता हूँ, एक ऐसे तीर दे, मतलब होता है कि ये ग्रुप अब यहां चला जाएगा और उसका वो ग्रुप यहां पर आ जाएगा, ये ग्रुप यहां चला जाएगा और इसका ये ग्रुप यहां आ जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। तो जब इसको आप आपस में एक्सचेंज किए हो तो बाकी दोनों को भी आपस में एक्सचेंज कर दो। तो ये हो गया एक एक्सचेंज। ऑड, एक क्या होता है, ऑड नंबर होता है, 1 क्या होता है, ऑड नंबर होता है। तो आपने ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज किया और एक और ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज किया, ऑड एंड ऑड कितना हो जाएगा, इवन, दो इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज, इसी को कहते हैं इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज। आप किसी भी दो ग्रुप को आपस में बदल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब भी आप एक्सचेंज करेंगे दो करेंगे। अगर दो एक्सचेंजेज आप नहीं करेंगे तो आपके अनजाने में कार्बन कॉन्फ़िगरेशन जो आर है वो एस हो जाएगा और जो एस है वो आर है हो जाएगा और आपको भनक तक नहीं लगेगा। समझ गए? खतरनाक चीज है। कल एक मिस्टेक हुआ था ना, ऐसा ऐसा मिस्टेक ऑप्टिकल में रोज होता रहेगा, आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन हम तो रोज उन्हीं गलियों से गुजर रहे हैं, तो मुझे तो पता है। साजिद तुम फिजूल का क्वेश्चन काहे पूछते हो बेटा? 2 और 4, साजिद का कहना है कि 2 और 4 ऑड कैसे है, 2 और 4 इवन है, सबको पता है। इनको आपस में एक्सचेंज किए, वो एक एक्सचेंज हुआ उसको ऑड कह रहे हैं, और इनको एक्सचेंज किए ये दूसरा एक्सचेंज हुआ, एक एक्सचेंज दूसरा एक्सचेंज, दो एक्सचेंज हुआ, दो ऑड होता है कि इवन होता है, हद है एकदम। चलिए देखिए
अब जब इसको आप चेंज कर दिए तो आप इसको एक बार फिर से बनाने का कष्ट करें। आप इसको एक बार फिर से बनाने का कष्ट करें। ठीक है, 2 यहां आ गया और 4 वहां चला गया, 3 यहां आ गया और 1 वहां चला गया। बोलिए एक्सचेंज करने में किसी को दिक्कत? एक्सचेंज करने में किसी को दिक्कत? टू यहां पर आ गया और 4 यहां पर, एक एक्सचेंज। 3 यहां पर आ गया, 1 यहां पर चला गया, सेकंड एक्सचेंज। तो ये आपको इसमें चेंज हुआ। ठीक है, और अब आप फिर से पॉइंट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आपको पॉइंट नंबर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। नीलू, मैं पहले भी कह चुका हूं कि आप इसको ऊपर या नीचे भी चेंज कर सकते थे आयोडीन के साथ भी। अगर इसको आप आयोडीन के साथ चेंज किए होते तो क्लोरीन को ब्रोमीन के साथ चेंज करते हैं, और ऐसा करने से भी रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीलू, मैं फिर से बता रहा हूं कि आप इसको ब्रोमीन के साथ चेंज करिए या आयोडीन के साथ चेंज करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आप इस चीज का ध्यान रखिए कि 2 बार आपको एक्सचेंजेस करने हैं। हर बार जब भी आप हाथ लगाएंगे 2 बार हाथ लगाएंगे, तो आपको कहीं पर भी मिस्टेक नहीं होगा। अनजाने में भी आपको आर एस में और एस आर में कन्वर्ट नहीं होगा। समझ गए हो आप? चलो यहां देखा जाए। अब आप पॉइंट नंबर 3 लगा दो। पॉइंट नंबर 3 क्या करता है? कह रहा है कि लुक एट द ग्रुप्स 1, 2 एंड 3। दिस इज 1, 4 को साइलेंट कर देना है, 4 को साइलेंट कर देना है। दिस इज 2 एंड दिस इज 3 इन द ऑर्डर। तो 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, 1 से 2 गए, 2 से 3 गए। ठीक है, ये क्या कौन सा सेंस है? एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा सेंस है? एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए क्या होगा ये? एस। एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए क्या होगा आपका? ये एस होगा, जो कि साकिब ने पहले ही बता दिया है। ऊपर में भी 1-2 लोग बताए हैं, कुछ ऊपर में भी 1-2 लोग बताए हैं। पीयूष बताए थे जो कि गलत था, शिखा बताई थी जो कि सही था। कभी कभी बाई चांस भी सही आ जाता है। जैसे 2 ही चीज में से कोई सी को आना है, या तो आर आना है या तो एस आना है। तो अगर सही हुआ है तो ठीक आएगा। तो अब आप ट्राई करके देख सकते हैं। क्या आप एक ट्राई करके देख सकते हो अभी? चलो एक ट्राई करो तो आप एकदम तुरंत ट्राई किया जाए, देखते हैं किसको सबसे पहले जवाब आता है। देखते हैं कि कौन सबसे पहले जवाब देता है। CH3, CH2Cl, OH एंड H। देखते हैं कौन पहले जवाब देता है करेक्ट वाला। देखते हैं किसका जवाब पहले आता है सही वाला। ऊपर में कोई जवाब दे चुका है, एक आदमी एक ही जवाब देगा।
ज्यादातर लोगों ने सही जवाब दिया है। चलिए पहले इसको नोट तो करिए, ये सब तो हम लोग का चलते रहे। नीलू आपका गलत है। सौरभ आपका गलत है, ये आर होगा। छवि आपका भी गलत है, और आपने बहुत टाइम भी लिया है। ये सब नोट कर चुके होंगे शायद आप। आज एक बहुत बड़ा चीज आप सीखे, फिशर प्रोजेक्शन में आर एंड एस कैसे दिखते हैं। ठीक है, तो पहले प्रायोरिटी देखते हैं। सबसे पहला एटम जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा हो, यहाँ हाइड्रोजन है, कार्बन है, कार्बन है, ऑक्सीजन, 1 तो इसी को पड़ेगा। अगला कार्बन, कार्बन में है क्लोरीन है, 2 इसको पड़ेगा, 3 इसको पड़ेगा, 4 इसको पड़ेगा। पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि चेक करना होता है कि लिस्ट प्रायर ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है क्या, वो तो है, तो उसको एक्सचेंज करना होता है। तो इसको यहां ले जाएंगे, इसको यहां ले जाएंगे। तो एक बार हम फिर से बनाएंगे, जिसमें 4 को यहां लिखेंगे और 3 को यहां लिखेंगे, 2 को यहां लिखेंगे और 1 को यहां, और फिर हम 1 2 3 कर लेंगे। 1 2 3 कौन सा सेंस है, आर, क्लॉकवाइज सेंस है इसलिए आर होगा। क्लॉकवाइज सेंस है इसलिए आर होगा। सर अगर हॉरिजॉन्टल में 4 आएगा तो जनरल मेथड लगा गे, फिर जो आंसर आएगा उसको पलट देंगे, तो उससे भी आ रहा है, तो ये मेथड वैलिड होगा सर। यस वैलिड होगा, हमेशा वैलिड। और इनफैक्ट मैं इसको पढ़ाता हूं। अब सुनिए, एक इनडायरेक्ट मेथड जो किताब में मैंने, जो आप लिखिएगा नहीं, खाली समझ के रखिएगा। ठीक है बेटा, देखो एक इनडायरेक्ट मेथड ये है कि जैसे एग्जाम में टाइम बचाना। हाँ शिका, बहुत अच्छा किया। टाइम बचाना तो एक बड़ा काम होता है, खास करके कंपटीशन में। बोर्ड एग्जाम्स में टाइम का दिक्कत नहीं होता है, वहां टाइम बहुत रहता है। मतलब बोर्ड में कुछ नया चीज तो सोचना होता नहीं है, जो रट रटा के लोग गए हैं उसी को उगल के चला आना होता है, तो वहां टाइम का दिक्कत नहीं होता है। सब लोग रफ्तार बना के जाते हैं, पहले से ही उनको पता रहता है कि ये सब आता है और लिख के चले जाते हैं। लेकिन कंपटीशन में वहां क्वेश्चन ऑलमोस्ट नए आते हैं, तो वहां सोचना, नए नए चीजों को जवाब देना, सोचने में भी टाइम लगता है। कुछ पता ही नहीं होता है कि आंसर 2 लाइन में आ जाएगा कि 20 लाइन में सोल्व करेंगे तब आएगा, ये भी नहीं वहां पर पता होता है। तो टाइम कहीं से भी बचा तो वो दूसरे क्वेश्चन को बनाने में हेल्प ही करता है। तो हम इसका एक इनडायरेक्ट तरीका ये उठाएंगे, इतना अगर मेहनत से बचना है तो, कि सिंपली हम 1 2 3 4 करेंगे। कर दिए, जैसे इसी केस में देखिए 1 2 3 4 हम कर दिए। अल्टरनेट मेथड जो आप अपने दिमाग में तक खाली रखिए, 1 2 3 4 कर दीजिए। उसके बाद असाइन कर दिए, 1 2 3 4 कर दीजिए। अब ये मत देखिए कि चौथा ग्रुप कहाँ है, नहीं अभी भूल जाइए,
खाली 1 2 3 4 1 2 3 कर दीजिए 1 2 3। कौन सा सेंस है? एंटी क्लॉकवाइज सेंस है। अगर ये सेंस एंटी क्लॉकवाइज हो और हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर हो तो जो आपको आता है उसको उल्टा कर दीजिए। तो एंटी क्लॉकवाइज आया, एंटी क्लॉकवाइज में एस हुआ, लेकिन लिस्ट प्रायर ग्रुप हॉरिजॉन्टल पर है तो इसको पलटी मार दीजिए। तो इससे भी आपको टाइम बच जाएगा। अगर लिस्ट प्रायर ग्रुप हॉरिजॉन्टल पर है तो जो आपको आंसर आया उसको पलटी मार दीजिए, और अगर लिस्ट प्रायर ग्रुप वर्टिकल पर है, फोर्थ ग्रुप आपको वर्टिकल पर है, तो जो आपको आया है वही आप आंसर दे दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कल वाले क्लास में आप इतना खाली पता करके आइएगा कि इन दोनों कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। CH3 H H OH एंड OH, दोनों OH है बेटा। और एक और CH3 Cl H एंड कौन सा नोमेनक्लेचर बताना है? आरएस नोमेनक्लेचर बताए तो और यही ना होता है आरएस नोमेनक्लेचर। साकिब, आरएस नोमेनक्लेचर यही ना होता है, पहचान करना सिखाना। बता तो दिए, और इसमें कुछ नहीं होता है। नहीं, ऑल स्टीरियो सेंटर आर नॉट द कायरल सेंटर। ठीक है, हाँ, इसमें केवल आपको बताना है कि कायरल कार्बन ये है और कायरल कार्बन ये है। ऑब्वियसली यहां भी आपको बताना है कि इन स्टार मार्क जो कार्बन है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? टेक्निकली बढ़िया लैंग्वेज यूज करिए। कॉन्फ़िगरेशन इनका क्या होगा, समझ गए? और होगा कि एस होगा, इसे नहीं बोला जाता है, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये लैंग्वेज है कि जो कायरल कार्बन है इनके कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगे, कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगे, समझे? ये लैंग्वेज है। एग्जाम में भी यही लिखा हुआ रहेगा कि व्हाट इज द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द अस्टेरिक कार्बोनेट, इस तरह से लिखा रहेगा। यस, आर एस कायरल कार्बन के लिए ही वैलिड होता है, लेकिन स्टीरियो सेंटर केवल कायरल सेंटर वाले नहीं होते हैं, स्टीरियो सेंटर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाले भी आएंगे, और वो मैं एक दिन आपको इन सबको भी बताऊंगा। ठीक है, तो आज क्लास रोका जाए, कुछ तो सीखे होंगे आज आप। क्लास रोका जाए। थैंक यू ऑल।